साल 2010 में आई मूवी नेवर लेट मी गो मेडिकल साइंस के कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स को टच करती है जो कि एक ऐसे एथिकल और फिलोसॉफिकल डिबेट को जन्म देती है जहां शायद ये पता करना मुश्किल है कि क्या एथिकल है और क्या अनएथिकल, या फिर क्या हमें मेडिकल साइंस में मिली हर एक अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना चाहिए या नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डिस्कस दिस मूवी ऑन योर ओन चैनल इवेंटोस प्लस। फ्रेंड्स, ये मूवी की स्टोरी एक नोवेल पर बेस्ड है जिसके राइटर हैं 2017 के नोबेल प्राइज इन लिटरेचर के विनर काजुओ इशिगुरो। मूवी के प्लॉट की बात करें तो इसको स्क्रीन प्ले के अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट, एट हेल्शम विच इज ए काइंड ऑफ हॉस्टल फैसिलिटी। सेकेंड पार्ट, एट कॉटेजेस विच इज बेसिकली ए कलेक्शन ऑफ फार्म बिल्डिंग्स जो कि आउटर लुक से सेमी अर्बन या रूरल सा दिखाई देता है। एंड द थर्ड पार्ट, एट हॉस्पिटल्स। मूवी को बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक बनाती है वो है इसकी कास्टिंग, स्पेशली ऑल द चाइल्ड कैरेक्टर्स कैथी, टॉमी एंड रूथ। सेकेंड थिंग इज इसका बैकग्राउंड स्कोर जो कि ऑडियंस में काफ़ी सैड से फीलिंग क्रिएट करता है और शायद थोड़ा डिप्रेसिव भी है। ऑल्दो मूवी कहीं भी क्लोनिंग के बारे में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करती है और स्लो पेस में प्रोसीड करती है, बट एक दिन मिस लूसी जो कि हॉस्टल गार्डियन है एक डार्क सीक्रेट्स रिवील करती हैं। Before you're old, before you're even middle-aged, you will start to donate your vital organs. It will be complete. Basically, she is telling them that they all are clones, या फिर वो स्टूडेंट से ये कहना चाहती हैं कि तुम सब स्टूडेंट सिर्फ आर्टिफिशियल ऑर्गन्स की एक फैक्ट्री हो। Now, this story provides us an opportunity to understand the basic tenets of human cloning and its related ethical concerns. यहाँ हम क्लोनिंग के बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को लेमन टर्म्स में समझने की कोशिश करेंगे। ब्रॉडली स्पीकिंग, आर्टिफिशियल क्लोनिंग के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज जीन क्लोनिंग, जहाँ जीन की एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट किया जाता है। जीन्स आर बेसिकली पार्ट ऑफ डीएनए और यू कैन कॉल इट सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। सेकेंड वन इज थेराप्यूटिक क्लोनिंग, जहाँ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को क्रिएट किया जाता है। एम्ब्रियो को हम हिंदी में भ्रूण कहते हैं और स्टेम सेल्स एक स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जिनके यूज को रिसेंट टाइम्स में काफी एक्सप्लोर किया जा रहा है। जैसे स्टेम सेल्स डैमेज्ड हार्ट टिश्यूज को रिपेयर कर सकते हैं और इनके थ्रू डायबिटीज का ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है। थर्ड वन इज रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, जहां किसी एनिमल की एग्जैक्ट कॉपी बनाने की कोशिश की जाती है और यहां से स्टार्ट होती है मेजर कंट्रोवर्सी। एग्जाम्पल के लिए डॉली द शीप की क्लोनिंग को समझते हैं। डॉली को स्कॉटलैंड में आर्टिफिशियल क्लोनिंग से बनाया गया था। मेडिकल साइंस के फील्ड में ये एक मेजर ब्रेक थ्रू था। यहाँ पर शीप ए को क्लोन किया गया था, जहां पर शीप ए के जेनेटिक मटेरियल को निकालकर शीप बी से मिले एग सेल्स में प्लेस किया गया। बट इससे पहले शीप बी के न्यूक्लियस को रिमूव किया गया, जिसके कारण शीप बी का जेनेटिक मटेरियल रिमूव हो गया और ऐसा करने से एक फ्यूज सेल तैयार हुआ जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन शीप ए का है और इस फ्यूज सेल से एम्ब्रियो या भ्रूण बना जिसको एक सरोगेट शीप में रखा गया जो कि शीप ए है और ऐसा करने से शीप सी का जब बेबी होगा तब वो शीप ए का क्लोन होगा, क्योंकि इस पूरी प्रोसेस में हमने शीप ए के जेनेटिक मटेरियल का यूज किया है। इस पूरी प्रोसेस को हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज में सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक कहते हैं। बट यहाँ पर एक पॉइंट नोटिस करने वाली है। बायोलॉजिकली स्पीकिंग डॉली कंप्लीटली शीप ए की क्लोन नहीं है, क्योंकि अगर आपको एक कंप्लीट क्लोन बनाना है तो हमें सेल्स के न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों से जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉपी करना होगा। बट डॉली का जेनेटिक मटेरियल सिर्फ न्यूक्लियस से लिया गया था। और जब हम इस पूरी प्रोसेस की बात कर ही चुके हैं जिसको सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक कहते हैं, तो फिर डिजाइनर बेबीज के कॉन्सेप्ट पर थोड़ा फोकस करते हैं। क्या हो अगर इस पूरी प्रोसेस को यूज करके हम किसी ह्यूमन का एग्जैक्ट क्लोन बना पाएं या फिर कोई ऐसा आर्टिफिशियल बेबी प्रोड्यूस कर लें जो हमारी डिमांड पर बेस्ड हो। और तब हमारी डिमांड क्या होगी? शायद हम ऐसा बेबी चाहेंगे जो इंटेलिजेंट हो, अट्रैक्टिव हो, या शायद कुछ और। डिमांड कुछ भी हो सकती है और ऐसा नियर फ्यूचर में पॉसिबल हो सकता है, बट हमें एक जीन एडिटर की जरूरत होगी। और अगर आसान भाषा में बात करें तो एडिटर शायद कुछ वैसा ही होना चाहिए जैसे एडिटर से हम अपनी फोटोज अपने मोबाइल फोन्स में एडिट करते हैं। बट क्या बायोलॉजिकल जीन एडिटर प्रेजेंटली अवेलेबल है? द आंसर इज यस फ्रेंड्स। कुछ ऐसा ही एक बायोलॉजिकल जीन एडिटर टूल है जिसका नाम शायद आपने सुना होगा। इसे CRISPR-Cas9 कहते हैं। रिसेंटली ये न्यूज में था, जिसको कोविड-19 टेस्ट के लिए भी यूज किया जा सकता है और ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि ये कोविड टेस्ट का रिजल्ट सिर्फ 45 मिनट में दे सकता है। जब हम ह्यूमन क्लोनिंग के बारे में बात करते हैं तो एथिकल कंसर्न्स को लेकर व्यूज यहाँ 2 स्कूल ऑफ थॉट्स में डिवाइड है। फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट जो इसको सपोर्ट करते हैं उनके आर्ग्यूमेंट्स कुछ इस तरह से हैं। थेराप्यूटिक क्लोनिंग को वो इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि इसका यूज मेडिसिन,
टिश्यूज और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के अलावा कैंसर, हार्ट डिसीजेस और डायबिटीज ट्रीटमेंट में सक्सेसफुली किया जा सकता है। सेकेंड आर्ग्यूमेंट है कि ऐसे कपल जो खुद चिल्ड्रन को बायोलॉजिकली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, उनके लिए शायद क्लोनिंग बेस्ट वे फॉरवर्ड है। सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट जो ह्यूमन क्लोनिंग के अगेंस्ट में है, उनके आर्ग्यूमेंट्स कुछ ऐसे हैं। वो आर्ग्यूमेंट्स देते हैं कि क्लोनिंग से सोसाइटी में डिवाइड क्रिएट हो सकता है, जैसे क्या हम क्लोन्स को ह्यूमन बींग्स की तरह ही ट्रीट करेंगे या फिर किसी ऑब्जेक्ट की तरह। और अगर सपोज किसी फैमिली में कोई चाइल्ड अपने पेरेंट्स के खुद का क्लोन है, तो क्या उस कंडीशन में जब क्लोन्ड चाइल्ड पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस अगर पूरी ना कर पाए, तब पेरेंट्स उसे कैसे ट्रीट करेंगे। अनदर आर्ग्यूमेंट्स है कि क्लोन्स को बनाना टोटली अननेचुरल वे ऑफ रिप्रोडक्शन है और ऐसा करने से हम एक नई स्पीशीज को जन्म देने जा रहे हैं। अगेन रिलीजियस प्रोपोनेंट्स ये आर्ग्यू करते हैं कि क्या हम गॉड हैं। अदर आर्ग्यूमेंट्स हैं कि अक्सर ये देखा गया है कि कोई भी क्लोन जब बनता है तो उसमें इनहेरेंट कुछ बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, जिसके कारण उसकी डेथ काफी पेनफुल होती है, जैसा डॉली द शीप के साथ हुआ। फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए रखा है ताकि आप अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट कर सकें इस टॉपिक से रिलेटेड। Today I am issuing a directive that bans the use of any federal funds for any cloning of human beings. अब मूवी पर आते हैं। मूवी में हम मेनली इशिगुरो के पर्सपेक्टिव पर फोकस करेंगे। यहाँ 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, कैथी, टॉमी एंड रूथ, और तीनों फ्रेंड्स भी हैं और एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग भी है इन कैरेक्टर्स की। यहाँ टॉमी एक ऐसा लड़का है जिसका IQ लो है। मेनली क्लोन्स को लो IQ वाले पर्सन के अकॉर्डिंग मॉडलिंग की जाती है, बट इशिगुरो इस बात पर फोकस करते हैं कि रूथ भी टॉमी को लाइक करती है, बट अल्टीमेटली टॉमी और रूथ रिलेशनशिप में हो जाते हैं। मूवीज में कुछ टर्म्स यूज किए गए हैं जिनके ओरिजिनल मीनिंग को समझ। मूवी पर आते हैं। मूवी में हम मेनली इशिगुरो के पर्सपेक्टिव पर फोकस करेंगे। यहाँ 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, कैथी, टॉमी एंड रूथ, और तीनों फ्रेंड्स भी हैं और एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग भी है इन कैरेक्टर्स की। यहाँ टॉमी एक ऐसा लड़का है जिसका IQ लो है। मेनली क्लोन्स को लो IQ वाले पर्सन के अकॉर्डिंग मॉडलिंग की जाती है, बट इशिगुरो इस बात पर फोकस करते हैं कि ऑल्दो ये क्लोन्स लो IQ के हैं, बट EQ इन कैरेक्टर्स का काफी हाई है और ये तीनों फीलिंग्स को समझते हैं और एक दूसरे के लिए फैमिली और फ्रेंड्स हैं। पूरी स्टोरी कैथी के पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है, जहां कैथी टॉमी को लाइक करती है और वो भी उसे लाइक करता है, बट यहाँ रूथ भी टॉमी को लाइक करती है, बट अल्टीमेटली टॉमी और रूथ रिलेशनशिप में हो जाते हैं। मूवीज में कुछ टर्म्स यूज किए गए हैं जिनके ओरिजिनल मीनिंग को समझते हैं। द फर्स्ट वन इज बम्पर क्रॉप। ये बेसिकली टॉयज का एक बॉक्स होता है जो कि हेल्शम में रह रहे बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप इन टॉयज को कीनली ऑब्जर्व करें तो ये यूज टॉयज हैं जिनको शायद यूज करने के बाद अब फेंका जा चुका है, बट दीज टॉयज आर हियर प्रीशियस फॉर दिस किड्स। सेकेंड वन इज आर्ट गैलरी, जहां स्टूडेंट के आर्ट वर्क्स को रखा जाता है या शो किया जाता है, और टॉमी के अकॉर्डिंग ये आर्ट वर्क किसी भी स्टूडेंट्स के अंदर के सोल को रिप्रेजेंट करता है। द थर्ड वन इज पॉसिबल या ओरिजिनल्स। ये ऐसे ह्यूमन बींग्स हैं जिनके जेनेटिक इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इन क्लोन्स को बनाया गया है या मॉडल किया गया है। They never ever model us on people like that woman. Ruth. The fourth one is complete. ये एक क्लोन की लाइफ स्टेज का वो पॉइंट है जब वो अपना लाइफ कंप्लीट कर चुका है और उसका सिर्फ अब एक ही काम है और वो है अपने ऑर्गन्स को डोनेट करना। इस टर्म का बेसिक मीनिंग है डेथ, मीन्स डेथ ऑफ ए क्लोन। द फिफ्थ वन इज डेफरल। हिल्शेम के स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग अगर कोई कपल्स एक दूसरे को लव करते हैं और अगर वो ये बात प्रूव या फिर वेरीफाई कर सकते हैं कि वो एक दूसरे को लव करते हैं, तो उन्हें अपने ऑर्गन डोनेशन स्टार्ट करने से पहले 2 या 3 साल का वक्त दिया जाएगा ताकि वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सके। स्टोरी का सेकंड पार्ट कॉटेजेस पर बेस्ड है, जहां बेसिकली इन क्लोन्स को वेट करना है तब तक जब तक उन्हें ऑर्गन डोनेशन के लिए कॉल ना किया जाए। ये फर्स्ट प्लेस है जहां क्लोन्स फर्स्ट टाइम रियल पीपल्स के कांटेक्ट में आते हैं। एक इंसिडेंट है मूवी में जब रूथ टेलीविजन के थ्रू रियल पीपल्स के बिहेवियर को कॉपी करती है, बट कैथी इस बात को समझ जाती है और उसे ये सब काफी वियर्ड लगता है। Ruth, why do you do that thing? Squeezing Tommy's shoulder. कुछ ऐसे ही छोटे छोटे इंसिडेंट्स के थ्रू इशिगुरो इन क्लोन्स की इमोशनल जर्नी और इंटेलिजेंस को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं और स्टोरी एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव बिल्ड करते हुए प्रोसीड करती है। अब नेक्स्ट सेटअप है हॉस्पिटल्स का, जहां टॉमी और रूथ ने अपने ऑर्गन्स डोनेट करना स्टार्ट कर दिया है, बट कैथी फिलहाल केयरर्स की जॉब कर रही है। बेसिकली शी लुक्स आफ्टर द क्लोन्स व्हेन दे डोनेट्स एंड टेक केयर ऑफ देम। एक दिन फाइनली टॉमी, रूथ और कैथी मिलते हैं और तीनों फ्रेंड्स में कुछ कन्वर्सेशंस होती हैं। बेसिकली ये कुछ ऐसा टाइम है जब तीनों इस बात को समझते हैं कि उनकी लाइफ अब ज्यादा नहीं है। यहाँ रूथ अपनी कुछ पुरानी मिस्टेक्स को एडमिट करती है।
और कहती है कि एक्चुअली नेचुरल कपल्स टॉमी और कैथी थे हमेशा से, और सॉरी कहती है कैथी को, और ये सजेस्ट करती है कि उन्हें मींस कैथी और टॉमी को डेफरल के लिए अप्लाई करना चाहिए ताकि दोनों अपनी डेथ से पहले कुछ टाइम साथ रह सकें। मीनवाइल रूथ अब अपनी काफ़ी ऑर्गन्स डोनेट कर चुकी है और उसकी डेथ हो चुकी है। रूथ की बात मानकर टॉमी और कैथी डेफरल के लिए अप्लाई करने मैडम के पास जाते हैं, जहां वो अपने ट्रू लव को वेरीफाई करना चाहते हैं। There are no deferrals, and they never have been. सो ऑब्वियसली डेफरल सिर्फ एक र्यूमर्स था, और ऐसा सुनना एज एन ऑडियंस काफी पेनफुल होता है। इशिगुरो की ये पूरी स्टोरी एक फिलोसॉफिकल डिबेट है जो कि आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछती है जिसके आंसर्स शायद हमारे पास नहीं है। It's been 2 weeks since I lost him. So friends, this is the end of the video. Take care and listen to these beautiful lines of Kathy H. What I'm not sure about is if our lives have been so different from the lives of the people we save.